बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शुमाइला गफ़ार और आप देख रहे हैं सेहत सब के लिए। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और रमज़ान के महीने में हमारे जो सोने जागने के और खाने पीने के औकात हैं वो काफ़ी चेंज हो जाते हैं। इसलिए गुज़िश्ता रोज़ हमने अपने प्रोग्राम में रमज़ान के डूज़ एंड डोंट्स पर बात की थी कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस कदर पानी पीना चाहिए और किस टाइम पर पीना चाहिए। आज के प्रोग्राम में हम बीमारियों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि जो पेशेंट्स डायबिटीज़ का शिकार हैं या फिर ब्लड प्रेशर का उनको मसला है, तो उनको रमज़ान में क्या क्या एहतियात करनी चाहिए और किस वक्त अपना ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर चेक करनी चाहिए। हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर जमाल ज़फ़र, जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हैं और पिम्स में मेडिसिन डिपार्टमेंट को कई सालों तक हेड कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जिस तरह कि मैंने बताया कि रमज़ान शुरू हो चुका है और माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से रोज़े जो हैं वो गुज़र रहे हैं, मौसम भी काफ़ी प्लेजेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप रमज़ान के मुतालिक हमें ये बताइए कि रमज़ान में बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और मैं इसको इस तरह लूँगा कि जिस तरीके से एक गाड़ी जब तैयार होती है किसी कारखाने में, तो उनके साथ एक मैनुअल आता है और वो मैनुअल जो सा है उसकी सारी मेंटेनेंस के बारे में बताता है। इसी तरह अल्लाह ताला इतना बड़ा खल्लाक है, उसने इतनी बेहतरीन सूरत लक़द खलक़ना फ़ी अहसन तक़वीम, बेहतरीन सूरत में पैदा किया और अच्छा सब कुछ, तो उसके लिए भी डेफिनेटली एक मेंटेनेंस मैनुअल अल्लाह ताला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थ्रू हमें भेजा। उसमें ये नमाज, रोज़ा, हज और इवन ज़कात जो सा है वो भी मेंटल मेंटेनेंस के लिए एक बहुत बड़ा वो है। तो इसमें रोज़े की बात करते हैं हम। रोज़े में जब इंसान भूखा रहता है तो सबसे पहले जो सी है ना, ये चीज़ होती है कि आंतों पे जो हम सारा दिन खाते रहते हैं, आंतों को एक रेस्ट मिल जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो सा है ना, दोबारा नए सिरे से रिफ़्रेश हो जाता है। उसके बाद लिवर, जब ये खाना हज़म होता है तो जिगर में के थ्रू गुजरता है, तो जिगर में इतने ज़्यादा मेटाबॉलिज्म और इतने ज़्यादा फंक्शन होते हैं, इतनी ज़बरदस्त मशीनरी है जिगर की कि वो जो है सब चीज़ों को वो ब्रेक डाउन करना और सारे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को रद्दा करना, वो जिगर को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। उसके बाद अगर आप देखें तो यूरिनरी सिस्टम को जो है गुर्दों को रेस्ट मिल जाता है, क्योंकि गुर्दों ने भी वही चीज़ें, जितने टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं जिस्म के अंदर, जितने फाजिल मादे पैदा हो जाते हैं, वो गुर्दों ने जिस्म से खारिज करने होते हैं। उसके बाद हार्मोन्स जितने होते हैं जिस्म में, जितने भी हार्मोन, किसी किस्म के भी हार्मोनल सिस्टम है, उन सब को बहुत यानी एक रेस्ट मिल जाता है। और फिर उसके साथ ये होता है कि जब हम खाना नहीं खाते और यानी खाना तो हज़म हो जाएगा, जाके कुछ स्टोर हो जाएगा, तो खाना स्टोर होने के बाद फिर हमें जब एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है शाम के वक्त, तो उसमें हमें जो सा है एनर्जी, पहले तो इमीडिएट स्टोर जो होते हैं वो जिगर में होते हैं और मसल्स में होते हैं। जब वो स्टोर एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाते हैं तो फिर जिन लोगों की एक्सेसिव फैट होती है, जिनकी चर्बी ज़्यादा होती है, फिर वो बर्न होती है एनर्जी के लिए और उससे जो है ना इंसान को एनर्जी मिलती है, जिससे वेट लॉस भी होता है। जब वेट लॉस होता है तो उससे जिस्म पे और अच्छे इम्पैक्ट आते हैं, उससे इंसान की शुगर बेहतर रहती है, उससे उसका ब्लड प्रेशर बेहतर रहता है, उससे उसके सारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म बेहतर रहते हैं। और अब इस पर तो बहुत ज़्यादा ये जो सी फास्टिंग के बारे में जो सी है, अब तो इतनी रिसर्च, इतना सब कुछ हो चुका है कि अभी पिछले अरसे में एक नोबेल प्राइज़ मिला था कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे के उसके साथ इवन ये कैंसर के जो से हैं सेल्स को ख़त्म करता है और कैंसर से बचाव का भी एक ज़रिया है। सही, बड़ी अच्छी आपने बात की। बिल्कुल ऐसा ही है कि रिसर्च ने ये भी साबित किया है कि कैंसर जैसे मर्ज़ का भी ये एक तरह से इलाज है, क्योंकि कैंसर सेल्स जो हैं वो रोज़ा रखने की वजह से एनर्जी उनकी और उनका जो फूड है वो डिप्लीशन की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से बीमारी काफ़ी बेहतर हो जाती है और पेशेंट बेहतर फील करते हैं। अच्छा सर, डायबिटिक्स की अगर हम बात करें कि डायबिटिक्स क्या रोज़ा रख सकते हैं, इस मुतालिक दीन क्या कहता है, साइंस क्या कहती है और डॉक्टर्स क्या कहते हैं? जी, ये भी इस पे बड़ी कंसेंसस डेवलप हो चुकी है। इसमें अल्लाह का शुक्र है कि इसमें मुसलमानों ने आपस में बड़ा इत्तेहाद किया, डॉक्टर्स ने अपने दीनी उलमा के साथ, मुफ्तियों के साथ बैठ के और पूरा एक कंसेंसस डेवलप किया और ये अब पूरा गाइडलाइंस, सारी डार्क गाइडलाइंस के नाम से डायबिटिक
इन रमज़ान गाइडलाइंस जो सी है ना इंटरनेशनल गाइडलाइंस आ चुकी हैं, जिसको इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन जो सी दुनिया की यानी सबसे बड़ी डायबिटिक फेडरेशन है उसने अपनी पब्लिश किया है। और इसमें उन लोगों ने बाकायदा क्लियर कट गाइडलाइंस दी हैं कि कौन से लोगों को रोज़ा रखना चाहिए, कौन लोगों के लिए यानी जिनको रोज़ा इवन डायबिटीज़ के साथ रोज़ा रखना ज़रूरी है, अगर वो रोज़ा नहीं रखेंगे तो गुनाहगार होंगे। अच्छा, ये भी है। सही। और क्योंकि अगर किसी पेशेंट की सिर्फ डाइट एंड एक्सरसाइज और थोड़ी सी एक मेटफॉर्मिन एक दवाई होती है, अगर उसके साथ उसकी शुगर कंट्रोल है बड़ी बेहतरीन, तो उसको रोज़ा रखने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं और उसको रोज़ा रखना चाहिए। सही। लेकिन ऐसे भी हैं कि जिनको थोड़ा सा अनसेफ हो सकता है और जिनको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, वो पूरी गाइडलाइंस बन चुकी हैं, स्कोरिंग सिस्टम डेवलप हो चुका है। यानी अगर कहते हैं कि किसी को एक्टिव हार्ट डिजीज़ है तो उसका स्कोर 6 बन जाता है, और 6 स्कोर का मतलब है कि वो बंदा रोज़ा नहीं रख सकता। 6 से ज़्यादा स्कोर हो तो बंदा रोज़ा नहीं रख सकता। इसी तरह अगर किसी को गुर्दे की बीमारियां हैं, कोई मल्टीपल ड्रग्स ले रहा है, 10 साल से ज़्यादा किसी की शुगर की ड्यूरेशन हो चुकी है, और उसके अलावा उसको पिछले 3 महीनों में बार बार शुगर कम होने की अलामात हुई हैं, हाइपोग्लाइसीमिया जिसको बोलते हैं, या किसी पेशेंट को पिछले 3 महीनों में ज़्यादा शुगर की वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो ये सब चीज़ें जो हैं उसके हर एक के अपनी अलग स्कोर्स हैं। और जो बंदा इंसुलिन ले रहा है, इंसुलिन लेने वाले बंदों के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसमें जो से है ना ये स्कोरिंग के मुताबिक हम फैसला करते हैं। एक बंदे को हम क्लियर कट कह देते हैं कि जी आपने रोज़ा नहीं रखना, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आगे कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम रोज़ा ना रखें, क्या ख्याल है आपका, हालांकि वो रोज़ा रख सकते हैं, तो वो डॉक्टर के कंधे पे बंदूक रख के ना वो रोज़ा छोड़ना चाहते हैं। तो हम कहते हैं कि आपने ज़रूर रखना है। हम उन्हें कहते हैं कि जी आपने ज़रूर रखना है रोज़ा, और आपके लिए कोई ऐसा मसला नहीं और ये आपके लिए बेहतर ही है। तो ये सारे स्कोरिंग सिस्टम डेवलप करने उसके बाद जिस तरह कोई बंदा अगर अकेला रह रहा है, उसमें हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो जाए तो उसको कोई केयर करने वाले नहीं, इसमें भी हम कहते हैं कि आप रोज़ा ना रखें। तो ये सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं और इसके मुताबिक ही हम गाइड करते हैं लोगों को। अच्छा सर, तो ये किस तरह से पता चलेगा? स्कोरिंग सिस्टम तो है, क्या हर डॉक्टर के पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, या फिर डायबिटोलॉजिस्ट के पास ही वो जाएंगे? और अगर वो उस डायबिटोलॉजिस्ट के पास पहले नहीं गए हुए जिसके पास ये स्कोरिंग सिस्टम है, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? एक नए डॉक्टर के पास जाना चाहिए? थोड़ा सा ये क्लैरिफाई जी, ये जो सा है हम लोगों ने प्री रमज़ान में हम ना तकरीबन 2-3 महीने से पहले से ही जितने हमारे लीड लोग हैं जो डायबिटीज़ में लीड्स करते हैं, जैसे बकाई इंस्टीट्यूट है डायबिटीज़ कराची का, इसी तरह और ये सब लोग जो से है ना हम लोग मुख्तलिफ वर्कशॉप्स करते हैं, डॉक्टर्स को हम अवेयरनेस देते हैं उनकी, और उसके बाद हम डॉक्टर्स को कहते हैं कि आप पेशेंट को प्री रमज़ान असेसमेंट करें उन सब लोगों की। सब लोगों तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन डेफिनेटली ये सारा कुछ नेट पे भी अवेलेबल है, और उसके अलावा जितने ज़्यादा डॉक्टर्स को हम अप्रोच कर सकते हैं हम उन लोगों को बताते हैं कि जी आप लोगों ने इस तरह लोगों को गाइड करना है और इसके मुताबिक आपने बताना है, और उसके मुताबिक हमने डोज अल्टर करनी होती हैं। इंसुलिन अगर कोई मॉर्निंग में ले रहा है, उसमें हम बताते हैं कि जी आपने किस तरह डोज एडजस्ट करनी है, कि और जो कुछ दवाएं ऐसी हैं जो दिन में हाइपो कर सकती हैं, शुगर कम कर सकती हैं, उन दवाओं को भी एडजस्ट करना होता है। इवन हम तो टाइप 1 डायबिटिक जो बच्चे होते हैं जो 3-3 दफ़ा या 4-4 दफ़ा इंसुलिन लेते हैं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनकी शुगर वेल कंट्रोल है, हम तो उनको भी कहते हैं कि जी आप रोज़ा रखें, और बड़े उनके वो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं बड़ों की निस्बत, बिल्कुल बहुत ऐसे ही ज़्यादा है, बच्चे मोटिवेटेड ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, रोज़ा भी रखना चाहते हैं। तो वो उन लोगों को भी हम कहते हैं कि जी आप रोज़ा रखें, बड़े उनको समझाते हैं, और उनको मैं तो अपना पर्सनल नंबर देता हूँ कि अगर कोई मसला हो तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, और वो जो है उससे बड़ा अच्छा उन लोगों के बेचारे रोज़ा हो जाते हैं। और मेरा एक ईमान है कि अगर आप लोग मेरी वजह से किसी बंदे ने अगर एक रोज़ा रख लिया तो इंशाल्लाह उसके मकबूल रोज़ों का स्वाब मुझे भी मिलेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी सोच है आपकी। अच्छा सर, आपने हाइपोग्लाइसीमिया का जिक्र किया कि बाज़ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको हाइपोग्लाइसीमिया का ख़तरा होता है, तो उसकी अलामात क्या होंगी, किस तरह से पेशेंट को पता चलेगा? और ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि अगर किसी को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है रोज़ा रखकर, तो क्या वो रोज़ा तोड़ सकता है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स ये होते हैं कि बंदे को पसीने आना शुरू हो जाते हैं, जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, भूख ज़्यादा लगती है, एकदम बंदे को कुछ क्रेविंग होती है खाने को, और अगर बंदा जो है ना उससे आगे चला जाए, शुगर और ज़्यादा नीचे चला जाए, तो बंदा एकदम कंफ्यूज हो जाता है और बेहोश होने का भी ख़तरा होता है, और बाज़ का तो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके साथ दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो हम लोगों ने इसके लिए एक और हमने ये क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आप अपनी फ्रीक्वेंट ब्लड ग्लूकोज चेक करें, और अगर आप लोगों की ब्लड ग्लूकोज सुबह के वक्त किसी पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज 70 से कम है तो उसको रोज़ा तोड़ देना चाहिए, फिर उसको रोज़ा नहीं रखना चाहिए, चाहे उसको सिम्टम ना भी हो, क्योंकि वो शाम तक सस्टेन नहीं कर पाएगा इतनी अगर लो ब्लड ग्लूकोज है।
और इसी तरह लेकिन अगर किसी का जस्ट अफ्तारी से पहले 70 के कई बार उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब होती है तो वो थोड़ा सा रेस्ट कर ले, आराम कर ले और थोड़ा सा वेट कर ले, लेकिन अगर वो सोचता है कि जी नहीं मैं मेंटेन नहीं कर सकता तो वो रोज़ा तोड़ सकता है। और इसमें रोज़ा का कफ़ारा नहीं है, जिस तरह हम आम बंदा अगर रोज़ा तोड़े तो उसका 60 रोज़ों का मुसलसल 60 रोज़े रखने पड़ते हैं जो कि कफ़ारा है, लेकिन इसमें रोज़ों का कफ़ारा नहीं है। उसमें एक रोज़ा बाद में अगर वो रख सके तो रख सकता है, नहीं तो फिदिया भी दे सकता है। तो इसमें हम लोगों ने बड़ा यानी ये सारे मुफ्ती हजरात के साथ बाकायदा मौलाना तकी उस्मानी साहब के और बड़े और मुफ्ती हजरात के इधर मिस्र के जितने जामिया अज़हर के मुफ्तीज़ के सब के फतवे मौजूद हैं और उसमें सारी चीज़ें बाकायदा ये सारे डिस्कशन के बाद ये है डेलीगेशन की गई। सही। तो डॉक्टर साहब किस वक्त अपनी ब्लड शुगर चेक करनी चाहिए? सहरी के टाइम पे करनी चाहिए, इफ्तारी के टाइम पे करनी चाहिए, और क्या रोज़े के दौरान भी शुगर चेक की जा सकती है अगर पेशेंट को लग रहा हो कि उसकी शुगर लो हो रही है? एग्जैक्टली ये लोगों का एक मिथ है कि जी रोज़े के दौरान अगर शुगर चेक करें तो रोज़ा उससे फासद हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं। रोज़े के दौरान आप इंसुलिन का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, रोज़े के दौरान आप शुगर भी चेक कर सकते हैं। और इसमें जो सा है हम आम तौर पर रिकमेंड करते हैं कि सहरी से पहले और सहरी के 2 घंटे बाद और अफ्तारी से पहले और अफ्तारी के 2 घंटे बाद ये नॉर्मली ये शुगर चेक करे, उसके मुताबिक अपनी दवाई को एडजस्ट करना। लेकिन दिन में किसी वक्त भी अगर इंसान की कोई तबीयत में महसूस हो तो उसमें वो अपने ब्लड ग्लूकोज चेक कर सकता है। और उसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि न सिर्फ ये कि लो शुगर, किसी वक्त पेशेंट की अगर ब्लड ग्लूकोज हाई भी चली गई है, अगर 300 से रिकमेंडेशन तो ये हैं कि अगर 300 से ज़्यादा ब्लड ग्लूकोज किसी की हो गई है और उसको सिम्टम महसूस हो रहे हैं, उसको पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो गया, उसकी प्यास ज़्यादा हो रही है और वो सोच रहा है कि मैं शायद अगले कुछ दिन घंटों में मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, हम उसको भी कहते हैं कि आप रोज़ा खोल लें, अपने इंजेक्शन लगाएं, इंसुलिन लगाएं या गोली जो भी खानी है वो करें और रोज़ा तोड़ सकते हैं। ऐसे में कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन अगर वो आमतौर पे हमारे मरीज़ जो है ना ज़रा थोड़े से ऐसे हैं कि इन्हें 300 शुगर की परवाह भी नहीं होती, तो ऐसे लोगों के लिए जो है हम कहते हैं कि आप अपने जो है मॉनिटर करते रहें। और अगर आप सोचें कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और उसमें एक और टेस्ट हम करते हैं, यूरिन में कीटोन्स का टेस्ट कर देते हैं। अगर वो कीटोन्स पॉजिटिव हो तो फिर हम कहते हैं कि आप उस वक्त रोज़ा ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर 300 शुगर के साथ आमतौर पर हमारे पेशेंट अपना सस्टेन कर जाते हैं और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन रिकमेंडेशन जो सी हैं वो ये हैं कि अगर किसी की 300 से ज़्यादा या 70 से कम ब्लड ग्लूकोज हो तो उसको अपना रोज़ा खोल लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, जिस तरह कि हमने कहा कि हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो डेंजरस हो सकता है, तो क्या हाइपरग्लाइसीमिया जिसमें शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, क्या वो भी डेंजरस हो सकता है? और इसी तरह क्या इंसुलिन रोज़े के दौरान लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? हाइपरग्लाइसीमिया भी उसी तरह डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जब इंसान को ब्लड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होती है तो फिर जिस्म में कुछ ऐसे मैकेनिज्म पैदा होते हैं कि जिससे जहरीले मादे जिस्म में पैदा हो जाते हैं, एसिड्स पैदा हो जाते हैं जिसको हम कीटो एसिडोसिस कहते हैं। और एक और स्टेज होती है हाइपर ऑस्मोलर स्टेट होती है, उसमें जो सी है ना वो सीधा जो है ना ब्रेन के सारे फंक्शन अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, पेशेंट उसमें भी बेहोशी की तरफ जा सकता है और प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल अगर ऐसी स्टेज आ रही हो तो फ़ौरन इंसान को रोज़ा अफ्तार कर लेना चाहिए, खोल लेना चाहिए। और इसके अलावा इंसुलिन लगाने से और ग्लूकोज चेक करने से, ये मैं बार बार बता रहा हूँ कि बिल्कुल इससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस पे भी सब लोगों का मुत्तफ़िक़ा फतवा है। सही। अच्छा सर, इसी तरह अगर हम बात करें कि जो डायबिटिक्स ओरल मेडिकेशंस पर होते हैं, यूजुअली अगर वो शॉर्ट एक्टिंग पर हैं तो क्या उनको शिफ्ट कर दिया जाता है लॉन्ग एक्टिंग पर? पेशेंट को खुद कर देना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए या फिर उसके टाइमिंग्स को एडजस्ट किया जाता है? जी, शॉर्ट एक्टिंग जो सी है, देखें उसमें एक ग्रुप है सल्फोनाइल यूरियाज। सल्फोनाइल यूरियाज एक ग्रुप ऐसा है जो कि इंसुलिन को रिलीज़ करता है और उसके सबसे ज़्यादा खतरा होता है कि उसके साथ हाइपोग्लाइसीमिया हो। तो लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, उसमें वही बात होती है कि अगर पेशेंट की ब्लड ग्लूकोज बहुत अच्छी कंट्रोल है, अगर वो मॉर्निंग पे ले रहा है तो वो हम थोड़ी सी डोज कम करके और उसको इफ्तारी पे दे देते हैं, क्योंकि रात के वक्त तो आपको पता है कि हमारे यहाँ तो फीस्टिंग चलती है, यहाँ तो सारी रात माशाल्लाह डिलीवरीज और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो रात को खाना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं होता है। तो अगर थोड़ा बहुत कहीं शुगर कम हो तो वो ले सकता है। तो आम तौर पे हम मॉर्निंग की डोज को या तो एडजस्ट करके हाफ़ कर देते हैं या उसको शिफ्ट कर देते हैं शाम की डोज में, तो उसके साथ बड़े आराम से। इसी तरह इंसुलिन को भी हम इसी तरह करते हैं कि अगर ट्वाइस ए डे इंसुलिन ले रहा है तो मॉर्निंग की डोज़ को हम हाफ़ कर देते हैं और इवनिंग की डोज़ को पूरा रखते हैं, क्योंकि इवनिंग में आपको पता ही है कि अफ्तारी भी हमारी तो बहुत माशाल्लाह लेविश किस्म की होती है, तो उसमें जो है ना उसको डोज़ को हम पूरा रखते हैं। और इसी तरीके से कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनका कोई असर नहीं होता, शुगर को बहुत नीचे नहीं लेके जाती, जिसमें मेटफॉर्मिन है, इसी तरह
तरह एक दो ग्रुप्स और हैं ड्रग्स के जो कि शुगर को कोई अफेक्ट नहीं करते, उसके लिए उनको हम उसी तरह मेंटेन रखते हैं, सेम डोज सेम टाइम मेंटेन रखते हैं, उसको हम चेंज नहीं करते। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ग्रुप एक सल्फोनाइल यूरियाज, एक इंसुलिन का ग्रुप है जिसके साथ हम ये करते हैं कि उसको एडजस्ट करते हैं डोज को। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने कहा कि दवाएं एडजस्ट कर दी जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जनरली यही देखा जाता है कि पेशेंट्स अवॉइड करते हैं डॉक्टर के पास जाना। वो कहते हैं क्या मैं फ़ीस दूंगा, मैं खुद ही एडजस्ट कर लेता हूँ। तो क्या पेशेंट खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं? इज़ इट अ गुड आइडिया या नहीं, डॉक्टर के मशवरे से करना चाहिए? मेरा तो ख्याल है कि अगर वो इंटेलिजेंट आदमी है और वो उसको समझता है, बीमारी को समझता है पूरी तरह, उसमें वो खुद भी एडजस्ट कर सकता है और वो सारे गाइडलाइंस अवेलेबल हैं और एनी बॉडी कैन असेस द गाइडलाइंस और उसको जाके वो खुद ही असेस कर सकता है। लेकिन कुछ मैंने देखा है, कुछ ऐसे भी ये एक जज्बे का नाम है, रोज़ा जो है ना, ये अंदर की कैफियत है। मैंने देखा है कि कुछ लोग रमज़ान के बाद मेरे पास आते हैं तो मैंने उन्हें कहा कि आपने कभी डोज एडजस्ट की? कहते हैं जी हमने तो कुछ भी नहीं की और एक भी रोज़ा नहीं छोड़ा और सब रोज़े रखे। तो ये कुछ वो अंदर का भी एक जज्बा होता है, उसके साथ जो है ना कुछ ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं कि अल्लाह ताला जो है ना उनकी सारी ज़रूरियात पूरी कर देता है और उनको कभी किसी मुश्किल कोई में नहीं मसला नहीं डालता। होता। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात की। ऐसा ही है कि अल्लाह ताला जो है इंसान के लिए आसानी कर देता है और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिस तरह कि आपने भी बताया और मुझे भी ये एक्सपीरियंस हो चुका है। मेरी अपनी मदर हैं तो वो बहुत जज्बे के साथ रोज़ा रखती हैं इंस्टेड ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स और ऑल द मेडिकेशंस। तो रोज़ा वाकई स्किप नहीं करना चाहिए। और जहाँ पर आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बहाना ढूंढ रहे होते हैं रोज़ा छोड़ने के लिए, तो उनको भी चाहिए कि वो इन लोगों को देखें और कुछ सबक पकड़ें। अच्छा सर, डायबिटिक्स जो होते हैं उनको अफ्तार में क्या खाना चाहिए? क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि हमारे दस्तरखान पर शरबत तो होता ही है, फिर पकौड़े समोसे भी होते हैं, तो उनका भी दिल कर रहा होता है ये सब खाने का, तो क्या करना चाहिए हाँ उनको? जी, इसमें ना मैं सहर से शुरू करूँगा। जी शहर में जो है इंसान को थोड़ा सा ऐसा रखना चाहिए कि जो ऐसा थोड़ा सा चिकनी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि इजीली डाइजेस्ट ना हो, ताकि उसके शुगर लेवल एकदम नीचे ना जाए। निशास्ता वगैरह मतलब चीनी तो हमें वैसे ही बंद है डायबिटिक पेशेंट को, लेकिन उसके अलावा अगर कोई छोटा मोटा पराठा खाना चाहे तो वो खा सकते हैं, दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑमलेट वगैरह इस्तेमाल ले सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन वही जो बहुत ज़्यादा ये निहारियाँ, ये पाए और इस किस्म की चीज़ें जो उनसे इनसे अवॉइड करना चाहिए। सर, इसको यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम ताहिर महमूद हूँ, पाकिस्तान मंडी बहाउद्दीन से बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी, सवाल पूछिए। काइंडली डॉक्टर साहब, एक तो अपना आप पर्सनल नंबर प्लीज दे दे। दूसरा ये आपसे पूछना था कि पाँव सुन्न हो जाते हैं, पाँव में दर्द होती है रात को सोते वक्त, अच्छा, ठीक है। तो वो जरा इनसे काइंडली जरा वो डॉक्टर साहब से पूछना था, इसका कुछ हल बता दें तो। ठीक है, एज क्या है आपकी? 44 राउंड अबाउट है। और डायबिटीज़ है आपको? यस, ये है। ठीक है। और शुगर कंट्रोल्ड है आपकी? कभी हो जाती है तो कभी वो थोड़ा सा ना अप हो जाती है, शायद तो वो सही। ना कर सकते। कितने अरसे से शुगर है आपको? मुझे तकरीबन 10 साल से है। ठीक है। और ये जो पाँव सुन हो रही है, ये कब से हो रहे हैं आपको? ये तकरीबन 6 मंथ हो गए हैं हमें। इसके लिए कोई दवाई वगैरह दी है डॉक्टर साहब ने आपको या नहीं? डॉक्टर साहब यही कहते हैं वो आपका ना वो शुगर की वजह से है। दवाई तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं शुगर की वजह से। तो आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए? हाँ जी, मैं ये पूछना था इसका थोड़ा सा ना पाँव जो सुन होते हैं रात को सोते वक्त होते हैं। सही, ठीक है। चलें आपके सवाल का जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, शुक्रिया। इसमें जो है ना डायबिटीज़ के साथ कुछ असाब पे असर पड़ता है, नर्व्स पे। इसको हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें जो है ना मामला अगर शुगर आपकी बहुत अच्छी कंट्रोल भी हो तो किसी स्टेज पे जाके थोड़ी बहुत इस किस्म के पाँव कभी सुन होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को पाँव में बहुत ज़्यादा जलन हो जाती है और कुछ लोगों को तो बहुत ही एक्सेसिव किस्म की, और कुछ को बेचैनी टांगों में हो जाती है। तो इसमें जो है एक तो शुगर का कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए, वेरिएशन नहीं होनी चाहिए डायबिटीज़ में कि आप जिस तरह कह रहे हैं कि कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। इसको कुछ इस तरह रखें आप से अपने मालिक से मशवरा करके कि इसको डायबिटीज़ की ये ब्लड ग्लूकोज की वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा मैंने एक और चीज़ देखी है कि हम लोग जो है ना पाँव जब धोते हैं तो ड्राई नहीं करते। डायबिटिक पेशेंट में आमतौर पे खून की नालियाँ भी थोड़ी सी तंग हो जाती हैं, खून की गर्दिश भी कम हो जाती है। तो जब भी आप वज़ू करें या वैसे नहाएं और पाँव गीले हों, फ़ौरन आपने ड्राई करने अच्छी तरीके से, उंगलियों के दरमियान से भी अच्छी तरह ड्राई करने हैं।
और उसके बाद रात के वक्त आपने कुछ जैतून का तेल इस्तेमाल करना है। इसके अलावा कुछ क्रीम्स अवेलेबल हैं जो कि आप इस पे लगा सकते हैं पाँव पे, और कुछ विटामिन सप्लीमेंट सम टाइम लेने से हेल्प मिल जाती है। बात का B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन B12 की, तो वो जो से है ना वो आप अपने मालिश से पूछ के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ और भी कुछ दवाएं हैं जो कि पाँव की सुन होने को कम करती हैं, तो वो आप अपने मालिश से मशवरा करके इस्तेमाल की जा सकती हैं। कोई बड़ा डील नहीं है, सब लोगों को, जो डॉक्टर्स हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो आपको ये बता सकेंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, ये आपने कहा कि कुछ अरसे बाद इनको डायबिटिक न्यूरोपैथी शुरू हो जाती है, तो आपने बताया कि एक तो मॉइस्चराइज़ करें, फिर ड्राई ज़रूर करें, इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस हैं जो कि आपकी जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है उसमें हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। तो सर ये क्या वजह है कि डायबिटीज़ किस तरह से जिस्म में आपके दिल को भी इफ़ेक्ट कर रही है, आपके गुर्दों को भी इफ़ेक्ट कर रही है, तो क्या ये नर्व्स को भी इफ़ेक्ट कर रही होती है? जी, इसमें इसको कहते हैं माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़। दो होती हैं, एक खून की बड़ी नालियाँ होती हैं जो कि दिल की नाली है, दिमाग की नालियाँ हैं, और या जिस टांगों में पाँव की नालियाँ हैं जिसमें गैंग्रीन वगैरह बन जाता है, दिल का अटैक हो सकता है, फालज हो सकता है। और एक होती है माइक्रोवेस्कुलर, जो बहुत छोटी छोटी खून की नालियाँ होती हैं। जब वो बंद होती हैं खून की नालियाँ छोटी छोटी, तो वो उस एरिया को जहाँ जहाँ की वो नालियाँ बंद हो रही होती हैं वहाँ पे जो है ना ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो उसमें जो सी है एक गुर्दे, एक आंखें जो पर्दे पे असर पड़ता है, और तीसरा ये नर्व्स पे, ये माइक्रोवेस्कुलर डिजीज़ में आता है। तो इसमें डायबिटीज़ के साथ जो सी है ना समहाउ कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में कि खून की नालियाँ जो सी हैं ना वो थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता बंद होनी शुरू हो जाती हैं, और जहाँ जहाँ खून की नालियाँ बंद होती हैं, जहाँ खून की गर्दिश कम मिलती है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। ठीक। अच्छा, तो तरावी के मतलब भी बताइएगा। खैर आप पहले वो डाइट की डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं कि आप बता रहे थे जी सहर में क्या खाना जी चाहिए और इफ्तार में क्या खाना चाहिए, उसके बाद हम तरावी का भी जी डिस्कस करेंगे। उसमें शहर में मैंने बता दिया कि इस तरह की आपने ड्रिंक्स में लस्सी इस्तेमाल की जा सकती है, उसके अलावा लेमन वाटर वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें आप स्वीटनर वगैरह डाल सकते हैं। चाय तो पीते हैं वो विदाउट शुगर, आप चाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अफ्तार में वाकई जो सा है ना एक बहुत बड़ा मसला है कि वहाँ सब लोग जब बैठे खा रहे होते हैं तो उस वक्त इंसान का दिल तो करता है कि मैं भी खाऊं, तो आप सजेस्ट करते हैं कि 2 खजूरें खा लें। अगर इतनी सब चीज़ें पड़ी हैं उसमें से एक छोटा समोसा या एक रोल वगैरह खा सकते हैं, 2 पकौड़े खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कुछ कम से कम इस्तेमाल करें। लेकिन 100% मना तो किया नहीं जा सकता और ना ही रुक सकता है इंसान। तो आप इतना कर सकते हैं कि आप उसको एक एतदाल रखें ताकि उसके साथ एकदम शुगर लेवल बहुत ज़्यादा ना हो। खासकर जलेबी शलेबी ये इससे कोशिश करने के अवॉइड करने, क्योंकि ये एकदम शुगर लेवल को ऊपर लेके जा सकती हैं। और शाम के वक्त भी खासकर ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को एकदम बहुत ज़्यादा पानी शानी नहीं पीना चाहिए। आराम से वो जौन सा है गैप्स के साथ पीते रहें, क्योंकि अगर वो आमतौर पे नमक भी डाल लेते हैं, कुछ लोग शिकंजवीन वगैरह बना लेते हैं, तो उसके साथ एकदम जब इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर शूट करने का भी होता है। तो नमक का इस्तेमाल वैसे भी थोड़ा सा हल्का रखना चाहिए। और उसके बाद फिर एक सादा सा खाना, हम लोग तो रिकमेंड करते हैं कि बल्कि एक छोटी सी इफ्तारी करें और उसके बाद फिर एक खाना अलहदा से रात के वक्त खाएं। और तरावी जौन सी है इसमें जो तो बहुत ही अच्छी वो एक्सरसाइज है। हम आमतौर पे रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई शख्स तरावी नहीं पढ़ता तो उसको अपनी एक्सरसाइज नहीं छोड़नी चाहिए, उसको इफ्तारी के बाद तकरीबन 2 घंटे के बाद जाके अपना एक वॉक करनी चाहिए अपनी, बेशक अपने स्ट्रीट में करे, ज़रूरी नहीं है कि पार्क में जाए। और या फिर सुबह को अपने सहरी के बाद हम फ़ौरन बाद रिकमेंड नहीं करते वॉक को। दिन में हम कोशिश करते हैं कि वॉक ना लोग करें, हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उसके साथ एकदम ग्लूकोज यूटिलाइजेशन होती है तो ब्लड शुगर कम होने का खतरा होता है। सही। डॉक्टर साहब यहाँ पर एक कॉलर है, उनको ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी ज़रूर कीजिएगा, अपना नाम बताएं। मेमुना नाम है मेरा। जी सवाल पूछें। और डॉक्टर साहब से मैंने पूछना था कि डॉक्टर साहब मुझे बाकी टेस्ट सारे ठीक हैं, पर मुझे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ ब्लड में डायग्नोज हुई है। अच्छा। जिसकी वजह से मेरा वेट भी मेरा 45 हो गया, यानी कि 1 साल के दौरान मेरा 10 kg वेट कम हुआ है। 45 इस टाइम वेट है मेरा, और एज भी मेरी 45 है। ठीक है। तो मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ इस बारे में मुझे गाइड कीजिएगा। मुझे ये पता है डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके हाथ में शिफा रखी है, तो प्लीज़ इनसे पूछ के बताइएगा। ठीक है। अच्छा,
मुझे ये बताएं कि आपको डायबिटीज़ कब से है और ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के आपको सिम्टम्स हैं, डायरिया वगैरह और ब्लड वगैरह कोई स्टूल में आता है या कोई इस किस्म की चीज़ है? नहीं डॉक्टर साहब, ब्लड वगैरह नहीं आता और कभी कभी थोड़ा सा मोशन हो जाता है। वैसे तो नॉर्मल स्टूल आ रहा है क्योंकि मैं वो इसबगोल लेती हूँ दही के साथ, अब मैंने शुरू किया है। डायबिटीज मुझे नहीं है, शुगर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी सारे टेस्ट ठीक हैं, एलएफटीज भी ठीक है, ब्लड सीपी भी ठीक है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज आया और थोड़ा सा जहाँ इलियम और जहाँ कोलन मिलती है ना आपस में, वहां से थोड़ा सा नैरो उनको सीटी स्कैन में फील हुआ है बस, और बाकी सब ठीक है। बाकी ट्यूबरकुलोसिस वगैरह के टेस्ट आपके सारे करवाए हैं, वो ठीक है उनके में? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, टीबी गोल्ड करवाया है, वो ठीक है। तो इसमें जो सा है ना, मेरा तो ख्याल यही है कि ये बेस्ट चीज़, अगर आपको कोई डायरिया वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं होता, एक तो आप स्ट्रेस लेना कम कर दें। स्ट्रेस के साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसा कह रही ना बहुत परेशान हो गई हैं, तो परेशानी के साथ बाउल पे बड़े बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो आप अपने आप को रिलैक्स करें, और रिलैक्स के लिए अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है ना, इसबगोल आपकी बताया ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैंने एक दो अपने कोई 5-6 पेशेंट में हमने तजर्बा किया कि अगर सुबह के वक्त ना वो जो हड़ीड़ होती है ना, उसका अगर एक हड़ीड़ सुबह को ले ली जाए ना, हालांकि मैं डॉक्टर हूँ, ये चीज़ें जो सी हैं हकीमी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि मेरे एक दोस्त को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के सिम्टम थे, ब्लड भी आता था, डॉक्टर है वो भी, और उसने सुबह को सिर्फ एक छोटी हड़ीड़ का मुरब्बा एक और रात को वो इसबगोल का छिलका लेता था, पानी में लेता था, और उसके साथ उसके सारे सिम्टम। तो उसके बाद हमने कई पेशेंट्स को, मेरा 6-7 पेशेंट्स को हमने ये करवाया है। ये अभी तक अथेंटिकेटेड प्रूवन कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप ये करके देखें तो शायद इसके साथ आपकी चीज़ें बेहतर हो जाए। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, जो मेरा वेट कम हो रहा है 45, जी, वो उसके लिए मैं वही कह रहा हूँ कि आप अपना जो सा है ना, एक थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। वो भी पॉजिटिव नेगेटिव है। अच्छा, तो बस आप ये वाला करके देखें, जब आपका पेट जो सा बेहतर होना शुरू हो जाएगा ना, तो चीज़ें इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी। ब्लड शुगर आपने कब कराई आखिरी दफ़ा? ये अभी 1 मंथ हुआ है। अच्छा, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो हो सकता है कि आपको किसी थोड़ी सी स्ट्रेस के लिए भी कोई दवा लेनी पड़ी, उससे भी फिर वेट वापस आना शुरू हो जाता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी सर, जिस तरह की आपने बात की कि देसी जो टोटके हैं, मैं भी अपने पेशेंट्स को हमेशा बताती हूँ, क्योंकि डेफिनेटली वो भी एक इल्म है, और हम लोग एलोपैथी की तरफ जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने शिफा जो है वो खुराक के थ्रू भी रखी हुई है, और डेफिनेटली ये ट्राई करना चाहिए। जिस तरह कि आपने कहा कि इसबगोल का छिलका जो है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, और बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि साइकोलॉजिकली भी हमें अपसेट कर रही होती है। तो जब ये एडेड इंग्रेडिएंट्स हम उन्हें बताते हैं कि जी आप ये यूज़ कर सकते हैं या ये आप अपनी खुराक में ऐड कर लें, तो उससे काफ़ी बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं पेशेंट्स को। मैं तो बिल्कुल विटनेस हूँ इस चीज़ का। मेरे वो बहुत करीबी दोस्त है, क्लास फेलो हैं, और इतनी शदीद बीमारी होती थी उनकी, कई दफ़ा कोलोनोस्कोपी हो चुकी है, एंड ही इज़ माशाल्लाह परफेक्ट नाउ। मैं तो और उसके बाद मैंने कई मरीज़ों को अपने जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के पेशेंट मैंने दिया है, और उसके साथ ये चीज़ें बेहतर हुई हैं लोगों की। इस फोरम से मैं ये, और भी अगर किसी शख्स को है तो ट्राई करके देख लें, इसमें नुकसान तो कोई चीज़ बिल्कुल, देसी जितनी भी चीज़ें हैं इनका नुकसान कोई नहीं है, और अगर फ़ायदा हो जाता है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप तरावी का बता रहे थे कि तरावी किस तरह से इफेक्टिव है इन डाइजेस्टिंग योर फूड ड्यूरिंग रमदान, एज वेल एज ये एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज भी है। जी, इबादत तो इसमें के साथ वही बात है कि हम तो इसको इस नज़रिए से पढ़ते हैं कि हम कुरान सुनना तरावी में, और उसके साथ जो अल्लाह के ज़िक्र से जो दिल को सुकून मिलता है, उसके एक अलहदा ही वो कैफियत है। और वो सारा कुछ, वो भी मैंने जिस तरह बताया कि ये अल्लाह ताला ने एक मैनुअल दे के भेजा, उसके मुताबिक हमें करना चाहिए। लेकिन तरावी के साथ वही बात है कि अगर आप 20 तरावी पढ़ते हैं तो उसके साथ पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, तो हम उस पेशेंट को रिकमेंड नहीं करते कि कोई और एक्सरसाइज करे, उसके लिए तरावी ही सफिशेंट है और वो उसी को फॉलो करे। लेकिन अगर कोई शख्स तरावी नहीं पढ़ता तो उसको फिर हम कहते हैं, क्योंकि अगर 1 महीना कोई बंदा एक्सरसाइज छोड़ दे तो उसके बाद फिर दोबारा उसका एक्सरसाइज करने को दिल नहीं करता, बड़ा मुश्किल हो जाता है तो 1 महीने के बाद। तो इसलिए हम चाहते हैं कि गैप नहीं आना चाहिए इसमें। डॉक्टर साहब, जो लोग मोटापे का शिकार हैं तो उनको रोज़ा किस तरह से हेल्प करता है, और डायबिटिक पेशेंट्स जिनका बहुत ज़्यादा वेट होता है तो उनको भी जब वेट लॉस होता है तो क्या उनकी डायबिटीज़ बेहतर हो जाती है? जी, ये डायबिटीज़ तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अभी तो एक स्टडी यूके में हुई थी जिसमें उन्होंने 700 कैलोरीज डाइट लोगों को देना शुरू की, और 50% लोगों की शुगर ठीक हो गई। अच्छा। तो उन्होंने जब वेट लॉस किया तो ये, और उसके रिमिशन में चली गई उनको, यानी बहुत अरसे तक उनको डायबिटीज़ कोई सिम्टम्स एंड साइन नहीं थे। तो ये तो एक्चुअली मोटापा और ये जो है ओवर ईटिंग, ये बीमारी है,
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सबसे बुरा बर्तन पेट का बर्तन भरना है। सबसे बुरा बर्तन यानी ये जो खाने में जितना हम ज़्यादा खाएंगे उसके साथ ये सारी चीज़ें ज़्यादा ख़राब होती हैं। तो इसमें उसके साथ फिर मोटापा होता है। चाहे आप कोई फ़ैट ना भी खाएं, कोई भी आप मीठी भी ज़्यादा चीज़ें खाते हैं उसके साथ भी वो अल्टीमेटली वो फ़ैट की शक्ल में बॉडी में डिपॉजिट होती हैं। और जब आप फ़ैट को कम करेंगे तो उससे ब्लड शुगर का बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। और मैं इसमें जो है रोज़े में जो फ़ैट किस तरह कम होती है, सबसे पहले तो मैंने बताया कि इमीडिएट स्टोर जो है इतना ग्लाइकोजन के लिवर में होते हैं और मसल में होते हैं, पहले वो यूटिलाइज़ होते हैं। अगर हम आपने सुबह को डाइट बहुत मुनासिब लिया, थोड़ी ली है, तो उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी फ़ैट मोबिलाइज होना शुरू हो जाएगी और फ़ैट एनर्जी की शक्ल में तब्दील होकर और आपके जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड की, क्योंकि शाम तक आपको एनर्जी जो सी है ना प्रोवाइड करनी है जिस्म ने, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो उसके साथ फिर फ़ैट टिश्यू कम होना शुरू होते हैं। उसके बाद एक स्टेज आती है कि अगर आप इतनी फ़ैट यूज़ कर लें तो फिर उसके बाद मसल की जो सी है अलहदा से यानी प्रोटीन वेस्ट होते हैं, लेकिन वो तो फिर वेस्टिंग स्टेज में चला जाता है। लेकिन ये जो सा है ना, इट इज़ ए वेरी गुड थिंग। लेकिन वही बात है कि शाम को फीस्टिंग नहीं करनी, फास्टिंग करनी। फीस्टिंग नहीं करनी, फास्टिंग करनी है, यही हमारा मैसेज भी इस प्रोग्राम का होगा। अच्छा सर, हम बात तो कर रहे हैं रमज़ान की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका वेट इंक्रीज हो जाता है रमज़ान में, वो क्या वजह होती है? वो रोज़े में पकौड़े वगैरह खा रहे होते हैं रमज़ान में, उस वजह से हो जाता है, क्या वजह होती है? एग्जैक्टली वही बात है कि वो फास्टिंग नहीं करते, वो फीस्टिंग करते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं। मैं देखें ना, आपने देखा कभी आम दिनों में हमारे घरों में पकौड़े बनते हैं, लेकिन रमज़ान में लाजम है कि जनाब दस्तरखान पे पकौड़े के बगैर इफ्तारी होती नहीं है हमारी। कचौरियाँ भी खाई जाती कचौरियाँ हैं। भी खाई जाती हैं, समोसे और हर चीज़। और उसमें हालांकि अभी आप देखें कि इस वक्त हमारी जितना रिसेशन और सब कुछ हो रहा है, इतना लोग महंगाई है, लेकिन उसके बावजूद आप जाके दुकानों पे देखें, उसी ज़ोरों शोर से सब चीज़ें खरीदी जा रही हैं, उसी ज़ोरों शोर से लोग सब कुछ कर रहे हैं। आई डोंट नो ये इसके पीछे क्या साइंस है, मुझे नहीं समझ आई। सही। ब्लड प्रेशर के जो मरीज होते हैं उनको क्या एहतियात करनी चाहिए? आप पानी के मतलब बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं पी लेना चाहिए, और क्या क्या एहतियात करनी चाहिए उन्हें? उसमें वही है कि दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि डे टाइम पे जब डिहाइड्रेशन होती है तो ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ भी जा सकता है, और ऐसे पेशेंट को जो उनसे हैं कुछ चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, डिजीनेस हो सकती है, इस किस्म के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो उसमें एक तो दवाई की टाइमिंग्स ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में भी अल्टर किए जा सकते हैं। शाम को दवाई ली जाए सुबह के वक्त के बजाय, ताकि रात के वक्त उसको लिक्विड इंटेक वगैरह वो सब चीज़ों के साथ वो हो। और दूसरा, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के साथ अगर उनको कोई और मसला है, कोलेस्ट्रॉल है, उनको प्रॉब्लम है, तो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ भी सारी जारी रखनी चाहिए। एस्प्रिन वगैरह जो सी है, अगर उनको मॉर्निंग टाइम पे, वही बात है कि अगर एस्प्रिन वगैरह के साथ अगर उनको एसिडिटी वगैरह ज़्यादा होती है क्योंकि खाली पेट होता है, तो फिर वो शाम को एस्प्रिन को भी डोज को टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि उनको एक एवरेज खाना और उसके अलावा जो है एकदम सडन इनटेक ऑफ जो है ना लिक्विड्स वगैरह ज़्यादा नहीं करने चाहिए। उसके अलावा कोई ऐसी नहीं। इवन हमने देखा है कि बड़े लोग ऐसे हैं जो मॉर्निंग टाइम पे अपनी नॉर्मल डोज ले रहे होते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यही बात है कि इमीडिएट जो है सडन इनटेक ऑफ लिक्विड जो है बहुत ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, रोज़े में ये नींद बहुत ज़्यादा आती है, इसकी क्या वजह है? कोई इसका भी कोई साइंटिफिक रीज़न है कि नींद आना शुरू हो जाती है? और अल्लाह ताला ने कहा है कि इवन रोज़े की हालत में अगर आप नींद भी करें तो वो भी एक फॉर्म ऑफ इबादत है। जी, उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो हमारी नींद इंटरप्ट हो जाती है, वो एक कंटिन्यूटी में जो नींद होती है ना, वो एक उसका एक अपना बेनिफिट है। लेकिन इसमें जो दूसरी चीज़, वही चीज़ है मैंने जो ज़्यादा नोट किया कि वो ओवर ईटिंग की वजह से नींद ज़्यादा आती है। सहाबा इकराम तो बहुत ज़्यादा कम सोते थे रमज़ान शरीफ में, और वो कहते 2 घंटे सोते थे, और वो भी जाके नबी के वसल्लम से कहते थे कि दुआ करें कि हमारे लिए कि हमारी नींद ज़्यादा है। अच्छा। तो वो तो रातों को वो थे, रातों के राहिब थे, और वो तो रातों को कुरान पढ़ना और अल्लाह से लगाव लगाना। रमज़ान शरीफ एक ऐसा महीना है बरकतों वाला इसमें। लेकिन वही बात है कि मेरे ख्याल में ये सारी ओवर ईटिंग के साथ और हमारी बैड डाइटरी हैबिट्स की वजह से ये सारी लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं कि हम लोग ओवर ईटिंग कर रहे हैं। ठीक है सर, इसी तरह मुंह से स्मेल आना शुरू हो जाती है, इसकी क्या वजह है? क्या आपके कोई गट में इस तरह के चेंजेस आ रहे होते हैं या बैक्टीरिया ओवर एक्टिव हो जाते हैं? क्या रीज़न है इसका? इसमें जो सा है कुछ थोड़ा सा, तो कुछ लोगों के जिनके कोई गम्स के प्रॉब्लम होते हैं, दांतों के प्रॉब्लम होते हैं, उन लोगों को भी जो सा है ना थोड़ा सा वहाँ पे ये इस किस्म की चीज़ों के साथ जब ये सलाइवा कम होता है तो उसके साथ थोड़ी बहुत चीज़ें
थोड़ा सा इस किस्म की चीज़ें होती हैं जिससे हो सकता है। लेकिन दूसरे नंबर पे एसिडिटी और उसके साथ भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम जो है मुंह से स्मेल आती है। लेकिन अल्लाह ताला ये सर ये नॉर्मल बंदे में भी आ सकती है, कोई ऐसा नहीं जिसको कोई बीमारी ना भी हो, बल्कि इस पे तो वो है कि अल्लाह ताला को ये जो मुंह रोज़ेदार के मुंह की स्मेल जो सी है मुझको अंबर से ज़्यादा महबूब है। तो ये तो मतलब वैसे भी थोड़ा बहुत इसके साथ जब बंदा खाली पेट होता है तो थोड़ा बहुत ये हो सकता है। लेकिन आम तौर पे अगर कोई ज़्यादा ये स्मेल आ रही है तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि उसको कोई गम्स की या दांतों की ऐसे मसाइल हैं या फिर कोई एसिडिटी वगैरह बहुत ज़्यादा जिसकी यहाँ वजह से पर होता है। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल ड्रॉप हो गई है। ठीक है, क्या रोज़े के दौरान दांत ब्रश किए जा सकते हैं सर अगर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो? क्योंकि मैंने देखा है कि बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर उन्होंने कहीं जाना है तो वो जल्दी जल्दी दांत ब्रश कर रहे होते हैं, हालांकि रोज़े की हालत में होते हैं। तो क्या ये जायज़ है, कर लेना चाहिए या नहीं? टूथपेस्ट के बारे में तो रिकमेंडेड कोई नहीं है, लेकिन अगर वैसे वो ब्रश उस पर फेरना चाहते हैं तो विदाउट टूथपेस्ट वो फेर सकते हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ मसवाक है। अच्छा। और मसवाक जो है ना, मेरा ख्याल है कि उसका कोई नहीं है कि उसकी कोई मना नहीं है। और मैंने तो मसवाक के इतने फ़ायदे देखे हैं, इतने फ़ायदे देखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब बड़े अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, सालों से। और मैंने इस मसवाक के बहुत ज़्यादा, मैं सब लोगों को, एक सस्ती चीज़ है। और मैंने ये वहाँ भी, अभी मैं उम्रा करने गया तो वहाँ पे मैंने हरम में देखा कि वहाँ तो वो लोग ना अरबी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मसवाक। और जब जमात खड़ी होती है फिर उस वक्त भी थोड़ी देर के लिए वो मसवाक, अच्छा। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि इस किस्म की चीज़ें घर के अंदर एंटर हो रहे हैं तो मसवाक करके। तो ये मसवाक जो है ना, मेरा ख्याल है हमें मसवाक कल्चर को जो है ना बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। एक सस्ती और एक अच्छी चीज़, और इसके बहुत ही ज़्यादा मेडिकल बेनिफिट्स, मैंने तो बहुत ज़्यादा मेडिकल बेनिफिट डाइजेशन को भी ये जी, इम्प्रूव करता है, क्या और मुंह जी, की जो हम स्मेल की बात नज़र, कर रहे हाँ, हैं, नज़र को ठीक रखता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, स्मेल ठीक होती है इससे, और बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। सही। अच्छा सर, अगर किसी को हमल हो तो क्या वो रोज़े रख सकते हैं? और अगर हमल के दौरान रोज़े रखे जाएं तो क्या बच्चे पर इसका कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है? जी, ये आम तौर पे जो से हैं, वैसे तो इसको अगर वो चाहें तो ये रिकमेंडेशन ये है नबी के वो है कि जी आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। हामला औरत या दूध पिलाने वाली खातून वो रोज़ा छोड़ सकती हैं। लेकिन एक दफ़ा रोज़ा उसके बाद इसकी कज़ा वो बाद में जो है ना बड़ा लंबा सिलसिला हो जाता है। तो आम तौर पे वो फिर बाद में ख़वातीन कर नहीं सकती। तो ख़वातीन चाहती हैं कि हम हमल के दौरान रोज़ा रख लें। हमल के दौरान अगर तो कोई डायबिटिक पेशेंट है तो डायबिटीज़ के साथ थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं कि उसमें हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि उसमें हम बड़ा नैरो बैलेंस रखना चाहते हैं डायबिटीज़ का। हम बहुत ज़्यादा जो है ना रिलैक्सेशन नहीं दे सकते उसमें। तो उसमें ज़रा और भी है, लेकिन उसमें भी मैंने देखा कि मेरी कई पेशेंट्स ऐसी हैं कि कम वट में डॉक्टर साहब मैंने रोज़ा रखना ही रखना है, जो मर्जी हो जाए ज़िंदगी, और वो रख भी लेती हैं, और अल्लाह ताला करता है कि नॉर्मल बच्चे भी हो जाते हैं, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो इसमें जो है ना हमल के दौरान भी लेडीज़ को यही रखना चाहिए कि सुबह के वक्त वो अपनी एक तरह डाइट अच्छी रखें, और ऐसी जिस तरह मैंने बताया कि थोड़ा सा फैट, थोड़ा सा प्रोटीन ऐसा रखें ताकि उनको दिन के अंदर जो है जो बच्चे की न्यूट्रिशन के लिए भी उनको चाहिए, लिक्विड इनटेक अपना अच्छा रखें। तो वो मेरा नहीं ख्याल, बड़े आराम से वो रोज़ा रख सकती हैं। और बहुत ज़्यादा एक्टिविटी ना करें, घर की जो काम शाम है वो ज़रा थोड़े से कम कर दें ताकि बहुत ज़्यादा जो है ना एक्टिविटी की वजह से जो एनर्जी एक्सर्शन ना हो। यहाँ पर एक कॉलर है हमारे साथ, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जिला भावलपुर से बात कर, इमरान बात कर रहा हूँ जी, सवाल पूछे। ये मैंने रात को रोजा रखा, इफ्तियारी करके रात के 2 बजे मेरी तबीयत खराब हो गई थी। शुगर लो हो गया था, मेरे सिर में दर्द हो रहा था। फिर इस टाइम मैंने फिर रोजा नहीं रखा, अभी भी सिर में दर्द हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर साहब से पूछ ले कि इसलिए मेरी तबीयत जो है ना अचानक खराब हो जाती है कभी कभार। आपने रोजे में शुगर चेक की अपनी? नहीं, शुगर नहीं चेक की थी। जब भी शुगर लो होती है मेरे सिर में दर्द हो जाता है, अचानक मेरे दिल काम नहीं लगता, हाथ भी काम नहीं लगते हैं। मेरा तो ख्याल यही है कि आपकी शुगर यही मुसलसल कम हुई है, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और आपने अपना, एक तो आपके पास ग्लूकोमीटर होना चाहिए, शुगर फ़ौरन चेक करनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि आपने अपने दवाई को एडजस्ट कराया होगा रमज़ान शरीफ से पहले। अगर आपने अपनी दवाई सेट कराई थी, सेट की थी या कुछ नहीं किया थी? मैं दवाई तो मैं लगाता रहा हूँ, इंसुलिन। अच्छा, तो इंसुलिन की डोज को आपने सेट किया था या नहीं किया था रमज़ान शरीफ के लिए? डॉक्टर से मशवरा किया? सुबह शाम लगाता हूँ,
शहरी के टाइम। नहीं वो भाई वो तो ठीक है, लेकिन आपने डोज कम की है या नहीं की? क्योंकि इसमें तो हम डोज कम करते हैं। डोज नहीं कम की। नहीं नहीं, आप इस तरह कीजिए कि सुबह वाली जो जो इंसुलिन लगाते हैं ना, उसकी डोज को करें हाफ, और शाम वाली डोज को आप जो सी है ना तकरीबन 25% यानी कम कर दें। यानी अगर आप 20 यूनिट लगा रहे हैं तो 15 यूनिट लगाएं आप। तो इस तरीके से फिर जो है ना ये रात को, और इसी तरह रात को ना तरावी के बाद थोड़ा सा कुछ खा के सोया करें, ताकि आपकी ये ज़्यादा हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। तो ये जो सी है ना जी, मेरा वजन कम, और मेरा वजन था 106 किलो, अब मेरा वजन हो गया 80 किलो पे आ गया। कमजोरी बढ़ रही है। इसका मतलब है आपकी शुगर कोई अच्छी कंट्रोल नहीं, कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है। आप अपने किसी बहावलपुर में बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं, आप किसी अपने अच्छे डायबिटिक स्पेशलिस्ट से मिलकर और ये सारी चीज़ें अपना एड्रेस कराएं, और इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। उनसे मैंने राब्ता वहाँ पे दवाई भी ली थी उनसे जी जी। और मेरा वजन बिल्कुल कम हो रहा है, वजन भी उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। अच्छा, तो आप कोई ऐसी गोली कौन सी खा रहे हैं साथ? गोली अब तो मेरे पास पड़ी तो नहीं है साथ में। अच्छा छोटी सी गोली है वो खा रहा हूँ, इंसुलिन भी लगा रहा हूँ। जी, इंसुलिन के साथ कुछ गोलियां ऐसी होती हैं जो कि थोड़ा सा वजन कम करती हैं, और उसके बाद बाज़ औक़ात ये थायराइड ग्लैंड के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये जो है ना मेरा ख्याल है, क्योंकि यहाँ पे इतनी डिटेल बात नहीं हो सकती, तो आप अपने डॉक्टर से वहाँ पे रिव्यू करें और इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन इंसुलिन की डोज को सबसे पहले तो आप कम करें ना, अगर अपने मजीद रोज़े रखने हैं आपने। ठीक ठीक, चल मेहरबानी। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जिस तरह के डॉक्टर साहब ने आपको बताया, आपने अपनी इंसुलिन की डोज जो है वो एडजस्ट करनी है सुबह के टाइम पे, सर ने बताया कि क्या करना है, इसी तरह शाम के टाइम पे। और उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने डॉक्टर को एक दफ़ा कंसल्ट कर लें, वो आपको सही तरीके से गाइड कर देगा। और जिस तरह के आपने कहा, जो अलामात आपने बताई हैं वो हाइपोग्लाइसीमिया की अलामात हैं, तो ये बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं। इसलिए हम आपको ये कहेंगे कि आप जल्द अज जल्द अपने डॉक्टर के पास जाएँ। जो वेट लॉस हो रहा है वो भी यही इंडिकेट कर रहा है कि आपकी शुगर सही तरीके से कंट्रोल्ड नहीं है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप जल्द अज जल्द डॉक्टर से मशवरा करें और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें। जी सर, हम हामला औरत की बात कर रहे थे कि उसको क्या खाना चाहिए और किस तरह से वो अपनी डाइटरी इनटेक जो है उसको इस तरह से रख सकती है कि उसकी हेल्थ भी अच्छी रहे रमज़ान के दौरान और बच्चे की भी। इसी तरह मैंने कहा मॉर्निंग में तो वो इस तरह फैट्स वगैरह ले सकती हैं, शाम को अपने हिसाब से उसमें वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल करें। और ये चाट वगैरह जो सी है, इवन डायबिटिक पेशेंट में भी मैं कहता हूँ फ्रूट चाट बड़ी अच्छी चीज़ है। इसी तरह नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में भी जो है ना वो इस किस्म की और लिक्विड इनटेक वगैरह अच्छा रख सकती हैं। और इसी तरह और कोई ख़ास स्पेशल उसको वो नहीं है, कोई अगर वाइटामिन वगैरह ले रहे हैं, आयरन वगैरह ले रहे हैं, तो अपने सप्लीमेंट नॉर्मल जारी रखें। और उसके बाद इसी तरह ये जो है लैक्टेटिंग मदर जो फीड कर रही होती हैं बच्चों को, उनका भी ये प्रॉब्लम होता है कि उनको जो है ना दिन में बच्चों को फीड कर करके ना तो हाइपोग्लाइसीमिया के यानी थोड़ा सा ना डिहाइड्रेशन भी हो जाती है, थोड़ी सी हाइपोग्लाइसीमिया के भी चांसेस होते हैं उन लोगों बच्चों को, नॉर्मल ख़वातीन को भी थोड़ा सा ना। तो उसमें यही है कि सुबह को एक दफ़ा अच्छा सहरी करके तो अपने बच्चे को खूब अच्छी तरह फीड करा लेनी चाहिए। और दिन में अव्वल यानी करवा सकते हैं, लेकिन अगर दिन में थोड़ा बहुत अब फीडर के साथ भी थोड़ा बहुत बच्चे को दे दिया जाए, और फिर शाम को अफ्तारी के फ़ौरन बाद एक अच्छी अफ्तारी करके और फिर उसको फीड करा लिया जाए, तो उससे बच्चा जो है ना, और दिन में एक आधा अगर दफ़ा देना पड़े तो वो डेफिनेटली बच्चे को देना पड़ता है। तो अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, अगर माँ जो है लैक्टेटिंग मदर अगर वो पानी कम ले रही है या दूध नहीं पी रही, तो क्या जो मिल्क सप्लाई है उस पर भी इफेक्ट पड़ता है? एग्जैक्टली उस पर भी असर पड़ता है, सारे फूड के साथ और पानी की कमी के साथ मिल्क की सप्लाई पे असर पड़ता है। तो इसमें डेफिनेटली मदर को वेल हाइड्रेटेड होना बहुत ज़रूरी है और बड़ा एनर्जेटिक होना चाहिए मदर को, ताकि वो जो है ना बच्चों को अच्छी तरह फीड करा सके। सर यहाँ पर कॉलर है हमारे साथ, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मुझे डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछना था। जी ज़रूर पूछें, पहले अपना नाम बताएं और कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? आपके शहर कराची से, पाकिस्तान में एक शहर है कराची, वहाँ से बात कर रहा हूँ। जी, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम इम्तियाज है। जी इम्तियाज साहब, सवाल पूछे। हाँ, मेरे कजन है, 54-55 साल उम्र है उनकी। तो वो कल तस्करा कर रहे थे कि रमजान में वैसे तो उनके पट्टों में, हाथ पैर के पट्टों में बड़ा डॉक्टर साहब खिंचाव होता है, स्टेप्स वगैरह, खास तौर पर जब सो के उठते तो बहुत तेज ना खिंचता है, तो फिर वो खुद ही ठीक हो जाता है। मुझे बहुत ज्यादा स्टेफनेस आ गई है और रमजान से पहले इतना ज्यादा नहीं था। तो क्या ऐसी चीज खाई है डॉक्टर साहब कि ये स्टेफनेस कम से कम हो? और बाकी तो रमजान की जो सारी होती है सूरत वो तो है ही, लेकिन हर साल की तरह ही है अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल उनकी। ये स्टेफनेस पट्टो डॉक्टर साहब ज्यादा है, जरा कुछ ऐसी चीज बताएं।
इस्तेमाल से सही अफ्तार में। जी जी। तो क्योंकि और सस्ती और अच्छी चीजों में चीजें तो बहुत महंगी ले सकता हूँ। जी आपकी इसमें बड़ी मेहरबानी होगी। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज। जी इसमें बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी इसमें स्टिफनेस वगैरह और ये क्रैम्प्स वगैरह जो से हैं ना, ये आमतौर पे कुछ जैसे नमकियात की कमी हो जाती है, स्पेशली रमज़ान शरीफ में ये डिसबैलेंस ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी वजह से ये चीज़ें जो सी आ जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को ये जो खजूर जो सी है ये बड़ी अच्छी चीज़ है स्टिफनेस को कम करने वाली। उसके अलावा जो ये फ्रूट्स जितने चाट्स फ्रूट की ये जो से है ना, इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं पोटाशियम और सोडियम कि जिसके साथ जो है ना स्टिफनेस वगैरह को फ़र्क पड़ सकता है। फिर कुछ दवाएं हैं जिस तरह विटामिन ई है, अगर वो दी जाए बाद क्रैम्प्स के लिए वो बड़ी हेल्पफुल होती है। तो ये चीज़ें ही हैं। और इसके अलावा विटामिन डी लिया जा सकता है। समटाइम विटामिन डी की कमी होती है जिसके साथ ये स्टिफनेस और पेन से ज़्यादा हो जाता है, तो विटामिन डी और कैल्शियम भी ऐसे पेशेंट को दिया जा सकता है। तो ये देसी छोटी छोटी चीज़ें इनके साथ इंसान जो है ना बड़े आराम से स्टिफनेस के साथ, और फिर बाज़ औक़ात स्टिफनेस को कवर करने के लिए कोई मसल रिलैक्सेंट्स जो से हैं रात के वक्त कोई दवाएं ऐसी हैं जो अपने डॉक्टर से पूछ के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर, कोई फाइनल मैसेज आप देना चाहेंगे जी हमारे फाइनल व्यूअर्स मैसेज को? बस मैं यही देना चाहूँगा कि हमें रोज़े को जो है ना एक रूहानी इबादत और अल्लाह ताला का एक हुक्म समझ के और उसके साथ पूरी आदाब के साथ उसको अदा करना चाहिए। और उसमें जो है ना हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको इबादत की तरफ ज़्यादा जोर देना चाहिए, और हमें जो है ना ये जो फीस्टिंग की तरफ के बस इस में जी अब सहरी फ़लाँ जगह करनी है, अफ्तारी फ़लाँ जगह करनी है, मुझे मेरे ख़्याल में हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, तब ही हम असल रोज़े की फ़वाइद और बरक़ात हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया सर हमें प्रोग्राम में टाइम देने का। जी नाजरीन, प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा मैसेज यही है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ये फास्टिंग का महीना है, इस पर कोशिश कीजिए कि आप कम से कम खाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए, क्योंकि अगर आप फीस्टिंग करेंगे तो इस मंथ की जो बेनिफिट्स हैं वो आप सही तरीके से हासिल नहीं कर सकेंगे। जिस तरह कि डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि खजूर जो है वो बहुत उम्दा फूड है, उसमें फ़ाइबर है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। तो जिस तरह से हमारे इस्लाम ने हमें बताया है, अगर हम मियाना रवि इख्तियार करके इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा रमज़ान बहुत बेहतर तरीके से गुजरेगा। अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।